नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि 1 अगस्त से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होना है। और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें हम लोग पूरे ईयर यानी कि वर्ष 2020 की करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, याद करेंगे। यानी कि पूरी डिटेल वाइज हम लोग को पढ़ना है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन याद करना है, किस प्रकार से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल में पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सभी डिस्कशन किया जाएगा। तो डिस्कशन करने से पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ लाइक करना है। और यदि पीडीएफ चाहते हो आप लोग, तो देखिए पीडीएफ जो है वो आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए सेकंड प्लेस की बात की गई है, किसमें, वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। देखिए सबसे पहले तो यदि बात की जाए वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की, तो थोड़ी सी आप बात सुनिए। वाइल्ड जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक टाउन है, यानी कि एक सिटी है। अब ये स्विट्ज़रलैंड में ये चेस खेला गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जितने भी गेम किए जा रहे थे वो वर्चुअली किए जा रहे थे, परंतु ये जो गेम है वो वर्चुअली नहीं किया गया है। ये स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया है और वाइल्ड में किया गया है। हालांकि यहाँ पर कोई दर्शक नहीं थे, सिर्फ खिलाड़ी ही इसमें थे। अब इसमें जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो है हमारे पी हरिकृष्णा, और ये भारतीय चेस मास्टर हैं, यानी कि भारत की ओर से ये क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं। अब यदि बात की जाए स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड क्या है हमारा, तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर आई है बात स्विट्ज़रलैंड की, जिसकी राजधानी क्या है, बर्न है। स्विस फ्रांस यहाँ की मुद्रा है। ये आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में याद रखना है। बात की जाए ये दूसरे नंबर पर आए हैं, तो पहले नंबर पर कौन आए हैं, तो पहले नंबर पर आए हैं पोलैंड के राडिस्लाव वोजटेस्चेक। कौन है, राडिस्लाव वोजटेस्चेक, ये पहले नंबर पर आए हैं। अब यदि हम लोग पी हरिकृष्णा की बात की जाए, तो ये वर्ल्ड की जो लिस्ट है, यानी कि चेस की जो लिस्ट होती है, जैसे कि हमारी आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग होती है, टी20 की रैंकिंग होती है, इसी प्रकार से चेस की रैंकिंग होती है, और उसमें ये वर्ल्ड में 26वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 26वें नंबर पर है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस थी हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्या था कि 53वां वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड के किस में हुआ था, तो बायल शहर में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है, मुद्रा स्विस फ्रांस है। अब बात की पी हरिकृष्णा ने जीता, ये दूसरे नंबर पर आए थे। तो पहले नंबर पर कौन आया था, तो पोलैंड के राडिस्लाव वोजटेस्चेक आए थे। अब यदि बात की जाए पी हरिकृष्णा की, तो ये वर्ल्ड में 26वें नंबर पर है चेस की लिस्ट में। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने स्विट्ज़रलैंड की बात की है, तो आप लोग को नोट्स कैसे बनाना है। जैसे कि रिसेंटली एक क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि सर नोट्स कैसे मेंशन करना है, तो मैंने स्विट्ज़रलैंड की बात की है। तो ये आउट ऑफ इंडिया कंट्री है, तो इस कंट्री की जैसे कैपिटल और मुद्रा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है जिसमें ये लिखते हुए जाना है, और जब आप धीरे धीरे लिखते हुए जाओगे ना, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक वे है हमारे पास पढ़ने का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान पर बीजापुर जिला रहा है। यह जिला किस राज्य में है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए वर्ष 2018 में, यानी कि 2018 में नीति आयोग ने क्या देखा कि कुछ ज़िले हैं जो कि हमारे पिछड़ गए हैं। अब पिछड़ कैसे गए हैं, जैसे कि हमारा जो दूसरे स्टेट है या फिर दूसरे ज़िले हैं उनकी तुलना में ये पिछड़े हुए हैं। सामाजिक विकास इनमें कम हो रहा है, इनमें स्वास्थ्य पोषण कम है, शिक्षा भी कम है। तो इनके लिए नीति आयोग ने कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसका नाम था आकांक्षी जिला। और कब किया था, 2018 में किया था। तो समझ में आई, आकांक्षी जिला का एक कार्यक्रम है जो कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2018 में। अब रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर एक हमारे पास नीति आयोग ने क्या किया है, लिस्ट जारी की है, जो कि फरवरी से लेके जून तक की है 2020 की। कब की है, फरवरी से लेके जून 2020 की है। और इसमें जो सबसे ऊपर रहा है वो रहा है बीजापुर ज़िला, जो कि हमारे
छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है। किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। और यह आकांक्षी जिलों में, जो कि फरवरी से जून तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस 6 माह के अंदर की ये रिपोर्ट दी गई है और इसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला सर्वप्रथम रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर मेघालय का रिभोई जिला और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। अब ये उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है, ये आपके यूपी जेल वार्डन, यूपी एसआई, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी के एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की थी फरवरी से लेकर जून 2020 तक की, उसमें तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रहा था? तो बहराइच, ये आपको याद रखना है। देखिए, मेंशन करवाता जा रहा हूँ आपको अलग से उत्तर प्रदेश की भी करंट अफेयर्स, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात की गई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जल्दी से आप लोग राजधानी बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हो जाएंगे अनुसुईया उइके, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि छत्तीसगढ़ की मैंने बात की स्टेट की, तो इस स्टेट की कैपिटल, राज्यपाल और सीएम, ये एक अलग जगह पर लिखने हैं और इन्हीं सभी को कलेक्ट करते रहना और याद करते रहना है। और यही हमारा एक सिस्टमेटिक वे होगा पढ़ने का। ठीक है, तो अब यदि बात की जाए थोड़ा सा हाई लेवल एग्ज़ाम, यानी कि जो हाई लेवल एग्ज़ाम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए नॉलेज, ये सिर्फ वनडे एग्जामिनेशन के लिए थी। अब यदि कोई हाई लेवल एग्ज़ाम की बात कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। अब ये आकांक्षी ज़िले हैं, इनकी सूची जारी की गई है। तो ये किस बेस पर की गई है? तो 6 क्षेत्र हैं और उनमें जो विकास हुए हैं उनके आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है। अब 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, 112 ज़िले थे और उन्हीं ज़िलों में ये 6 क्षेत्र चुने गए हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य एंड पोषण, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है इन 6 फील्ड में, वो किस ज़िले में हुआ है? बीजापुर ज़िले में हुआ है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में। बात की जाए नीति आयोग की, अब नीति आयोग की बात कर रहे हैं, तो NITI इसे ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आपसे चेयरपर्सन की जगह वाइस चेयरपर्सन और CEO पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? वाइस चेयरपर्सन और CEO। तो वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है? तो CEO हैं हमारे अमिताभ कांत। ये इम्पॉर्टेंट है दोनों ही, इन्हीं के नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी किस प्रकार से वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से थोड़े से हाई लेवल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे हाई लेवल में यही पूछा जाएगा कि कितने जिलों की लिस्ट जारी की गई थी? 112 की लिस्ट की जारी की गई थी। कितने फैक्टर पर जारी की गई थी? तो 6 फैक्टर पर जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र साहा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साहा को। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको डिटेल में बताऊं। ये सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक सीमित रह जाएगा कि इनके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र साहा हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? हालांकि ये काफ़ी पहले नियुक्त किए गए थे, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा है। ये भी आपको याद रखनी है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए हार्दिक सतीश चंद्र साहा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा। देखिए, आपको बता रहा हूँ, यदि वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगता है, कहीं भी लगता है कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय, जिसका नाम क्या है? आश्रय, ये विकसित किया है? तो ये किसने किया है, क्या है ये, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, बस अच्छे से पढ़ना है और जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसे यूज़फुल समझना। ये मत समझना मैंने लॉन्ग वीडियो कर दी तो आप लोग नहीं पढ़ोगे। देखिए, आज है कंपटीशन का ज़माना,
आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना आपको उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा बंदा जो कि कंपटीशन में आपके साथ बैठ रहा है वो आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नॉलेज रख रहा होगा, कहीं ना कहीं वो पढ़ रहा होगा। आपको पीछे वालों को नहीं सोचना है, हमें आगे वालों को लेकर चलना है। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी नॉलेज जो है ना वो फुल्ली नॉलेज लेके चलना है। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, आप लोग मुझको सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। फिलहाल बात करेंगे हम इस मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम है आश्रय। इसको किसने विकसित किया है, क्या है ये, चलिए बताते हैं। देखिए अब क्या है, ये एक आइसोलेशन सिस्टम है, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उन्हें अब घर पर ही क्वारंटाइन कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प आश्रय की हेल्प से। यानी कि एक प्रकार का ये हमको बिल्कुल सेपरेट कर देगा। एक बेड होगा, बेड में कुछ हमारा जो इंतज़ाम है, जैसे कि हमारे डिसइंफेक्शन की मशीन लगी होगी। टोटल ये जो खर्चा देगी वो हमको 10,000 रुपये पर बेड का ये खर्चा देगी। यानी कि सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अब आप यदि अनसेफ मान रहे हैं आपको अपने हॉस्पिटल में, तो आप क्या कर सकते हो, आश्रय की मदद से आप घर पर 10,000 रुपये में खुद सेल्फ क्वारंटाइन हो सकते हो। इसमें कोई भी आपको जो है परेशानी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये है कि इसे हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इसको उपयोग भी कर सकते हैं। और ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या नाम है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली डिफेंस की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका भी जो कुलपति हैं वो CP रामनारायण हैं। कौन है, CP रामनारायण इसके कुलपति हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा यदि क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में DIAT ने क्या किया है, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम है आश्रय, ये विकसित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, या फिर पूछा जाएगा इसके प्रेजेंट टाइम पर कुलपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य ने पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। अब देखिए यदि इसकी बात आती है तो आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, पहली राज्य हेलीकॉप्टर। देखिए अभी जो हमारे यहाँ पास एयरलाइंस हैं तो मोस्टली क्या है, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑथोराइज हैं, यानी कि केंद्र सरकार चलाती है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर सेवा होगी ये राज्य में ही होगी और ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ऐसा ये पहली बार हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही है। अभी क्या होता था, जैसे कि एयर इंडिया का भी आपने नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अपने 100% हिस्सेदारी उसमें बेच दी है। यानी कि पहले वो क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनका पर अधिकार होता था। परंतु ये पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि जो उत्तराखंड में सरकार है वो सरकार के द्वारा ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। अब ये हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो देहरादून को गढ़वाल की पहाड़ियों से जोड़ेगी। कहाँ से, गढ़वाल की पहाड़ियों से कनेक्ट करने का काम करेगी। और ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो पवन हंस लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और इसके द्वारा ये मॉनिटर की जाएगी, यानी कि इसके द्वारा संचालित की जाएगी क्या, हमारी हेलीकॉप्टर सेवा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस योजना के तहत बनाया गया है या फिर ये किस योजना के तहत ये सेवा शुरू की गई है। तो ये जो है उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत ये सेवा शुरू की गई है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो कि बन सकते थे। अब यदि बात की जाए हमारे उत्तराखंड राज्य की, चलिए जल्दी से उत्तराखंड की राजधानी मन में यदि किसी को पता है तो बताइए। तो आप बोलोगे सर देहरादून है, लेकिन अभी अभी उत्तराखंड ने एक और नई राजधानी का क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है, जो कि उसकी समर में रहेगी, यानी कि गैरसैंण उसका नाम है। तो उत्तराखंड की दो राजधानी हो गई, देहरादून जो कि विंटर में रहेगी, गैरसैंण वो समर सीजन में रहेगी। अच्छा, देहरादून के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बोलोगे सर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और वहाँ की राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि डिटेल्स एनालिसिस थी वो आपको दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर
CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये होता क्या है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कहाँ पर बिजनेस करना आसान है। ईज का मतलब क्या होता है, ईजिली होता ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना कहाँ आसान है। इसी बात पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, डिजिटल सम्मेलन का बात किया गया है, बिजनेस की बात की गई है, यानी कि किसी भी कॉमर्शियल काम की बात की गई है। अब जब कॉमर्शियल काम की बात की गई है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है। जब कमर्शियल काम आया है तो आप यहाँ पर खुद आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप बोलोगे सर पीयूष गोयल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, यानी कि पीयूष गोयल इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब जो सम्मेलन हुआ है वो CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन बोला गया है। अब इसका मतलब क्या है, तो CII का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट जो हैं वो उदय कोटक हैं। कौन है, उदय कोटक है। ठीक है, तो ये जो है सम्मेलन किया गया है और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो आत्मनिर्भर भारत पर रखा गया था। क्या, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसी कारण ये उद्देश्य रखा गया था। अच्छा, इस सम्मेलन में हुआ क्या था, तो मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस करना कहाँ आसान है, ये बताया गया था। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि अब उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है, जैसे कि मैं मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट रखा गया है। यानी कि एक सिंगल विंडो होगी, वहाँ पर आप क्या करो, इन्वेस्ट करो अपना पैसा और वहाँ पर आप लाभ कमा सकते हो। तो ये सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट का भी रखा गया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों की 6वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी। अब देखिए, बात आई है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो 5 कंट्रियों का है। अब ब्रिक्स से ही इन 5 कंट्रियों का नाम पता चलता है। तो ब्रिक्स यानी कि B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री हैं और इन 5 कंट्रियों का क्या है, ये एक ग्रुप है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स कंट्री। क्या बोलते हैं, ब्रिक्स कंट्री। अब इन्हीं की रिसेंटली 6वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है और जो कि वर्चुअली हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी, हमको बताना है। तो देखिए, इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस देश ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रूस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब रूस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी तो रूस के बारे में हम लोग जानते हैं। रूस की राजधानी तो मॉस्को है। रूस के जो प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और रशियन रूबल यहाँ की क्या है, करेंसी है। करेंसी क्या है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। ये तीनों ही रूस के बारे में इंपॉर्टेंट है। बात की गई पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, तो बताइए भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया होगा या किसने भागीदारी की होगी, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ये आप लोग को कहाँ पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग का ये होमवर्क है एक तरीके से, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मॉरिशस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली जो मॉरिशस देश है तो वहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी दोनों ही ने मिलकर क्या किया है, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है, जो कि मॉरिशस के पोर्ट लुइस, जो कि वहाँ की कैपिटल भी है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अब कैसा किया गया है, तो वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया है। अब मॉरिशस की बात की जाए तो इसकी राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया इसके क्या है, हमारी करेंसी है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, प्रविंद जगन्नाथ, यहाँ के प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया है तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। ये बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब क्या है, ये 1 जुलाई की नहीं है, कुछ जुलाई मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमको क्या करना है, पूरे साल की करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग
अभी यानी कि 1 अगस्त के लेके आएंगे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे कुछ वो हम क्या करेंगे जून मंथ के या फिर जुलाई मंथ के हम कवर करेंगे। तो जुलाई मंथ के हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यूआईसी के वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। अब देखिए बात की गई है यूआईसी और वाइस प्रेसिडेंट, तो पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं यूआईसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यूआईसी आखिर है क्या। देखिए यूआईसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई भी फादर आपके रेलवे में गवर्नमेंट जॉब में है तो कुछ यूनियन चलती हैं हमारी मंडल लेवल यानी जोन लेवल पर, जैसे कि NCRMU, NCRES, इस प्रकार से आपने सुना होगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ। तो इस प्रकार से कुछ यूनियन बन जाती हैं, लेकिन ये जो यूनियन है वो इंटरनेशनल लेवल पर है और सन 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस लिए की गई थी, तो जो रेलवे है उसको वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए यानी कि दुनिया भर में फैलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1922 में, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के बाहर है। भारत के बाहर कहाँ पर है, तो पेरिस में है यानी कि फ्रांस में है। अब 1922 में स्थापना की गई थी, तो आप समझ सकते हो कि उस समय क्या था, हमारा भारत आज़ाद नहीं था, इसी कारण हमारा जो इसका जो मुख्यालय वो पेरिस फ्रांस में है। और किस लिए की गई थी मैंने आपको बता दिया है, रेलवे को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के लिए की गई थी। अब इसी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसे चुना गया है, तो वे चुना गया है हमारे अरुण कुमार जी को। किसे चुना गया है, हमारे अरुण कुमार जी को। तो अरुण कुमार तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अरुण कुमार जी हैं, इन्हीं को क्या चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अब अरुण कुमार की बात की जाए तो ये DG भी रहे यानी कि डायरेक्टर जनरल भी रहे किसके, RPF के। ये भी बात आपको याद रखनी है, 2 साल के लिए डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं ये किसके, RPF के। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए बिल्कुल डिटेल वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आप लोग के ऊपर है आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना डेली रिवीजन कर रहे हो। यदि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया, मेरी गारंटी है आप लोग की करंट अफेयर्स कहीं नहीं जा रही है। बस आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है। यदि कोई भी टॉपिक वाली चीज़ आ रही है तो आपको अपनी अलग नोटबुक बनाने हैं और उसमें ये टॉपिक वाली चीज़ लिखने हैं। किस बैंक ने फेस मास्क एंड सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने फेस मास्क एंड सैनिटाइजर वितरित किया है और ये एक देशव्यापी अभियान है। अब देखिए ये क्यों किया गया है, तो होता क्या है, जो हमारे बैंक होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बड़े बड़े जो कि गवर्नमेंट होते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट भी हों, ठीक है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या होता है, अपनी टोटल कॉस्ट या टोटल पूंजी का 2%, क्या टोटल कॉस्ट या टोटल पूंजी का 2% जो है वो किस में लगाना पड़ता है, समाज कल्याण यानी कि वेलफेयर के काम में लगाना पड़ता है। और उसी के तहत अब ये 2% राशि या तो आप गवर्नमेंट को दीजिए, या अगर आप गवर्नमेंट को देने नहीं चाह रहे हो तो आप खुद ऐसा काम कर दीजिए कि जो कि किसमें, जनता के हित में काम हो। तो उसी 2% राशि के तहत इन लोगों ने क्या किया है, ये फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया है, यही अभियान इन्होंने चलाया है। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि बात की जाए तो फाउंड कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1894 में। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1894 में ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली इंडिया में है। और यदि बात की जाए तो MD और CEO कौन है इसके, तो मल्लिकार्जुन राव, SS मल्लिकार्जुन राव इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर MD और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो रिसेंटली भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मालदीव की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो माले है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है। क्या चलती है, रुपया, ना कि रुपया। देखिए रुपया करेंसी अलग है, तो ये करेंसी वहाँ पर चलती है। इतनी ही नॉलेज आपको इसके बारे में रखनी है, ज़्यादा नॉलेज नहीं रखनी है जितनी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, जहां पर हम लोग को बीपीएल कार्ड होता है आप लोग को, वहां से राशन मिलता है कम पैसों में सरकार के द्वारा। वहीं से अब क्या होगा, दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये एक योजना है जिसमें घर घर राशन आपको पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली यदि बात की जाए तो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो वन नेशन वन कार्ड योजना में भी शामिल है। यानी कि ये क्या है, वन नेशन वन कार्ड, तो एक राशन कार्ड बनेगा जो सभी यानी कि पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। ये योजना है। अभी तक इसमें लगभग 17 से 20 स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। काफ़ी अभी इसमें बचे हैं, पूर्ण तरह से अभी लागू नहीं हुआ है। अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और राज्यपाल अनिल बैजल हैं। गुलवेकियन अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ। अब देखिए, गुलवेकियन अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ग्रेटा थनबर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं, इन्हीं को गुलवेकियन अवार्ड से नवाजा गया है। अब ग्रेटा थुनबर्ग हैं कौन? तो ये स्वीडन की 16 ईयर्स की एक गर्ल्स हैं। कौन है? स्वीडन की एक 16 ईयर्स की एक नागरिक हैं। और ये एक एनवायरनमेंट एक्टिविटिस्ट है, एनवायरनमेंट एक्टिविटिस्ट हैं। अब एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ हैं तो इनके जो एनवायरनमेंट का जो भाषण था या फिर जो स्पीच थी, उससे प्रभावित होकर 16 साल की जब उम्र थी इनकी, तो इनको इस प्रकार से चुना गया था, या फिर इनकी जो स्पीच थी या फिर जो इनका एनवायरनमेंट के प्रति लगाव था, तो उसके कारण इनको यूएनओ में भी स्पीच देने का अवार्ड मिला था, मौका मिला था। साथ ही साथ टाइम्स ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना है। क्या चुना है? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना है। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट एक्टिविटिस्ट हैं। अब गुलबेकियन अवार्ड की बात की जाए तो ये कहाँ का अवार्ड है? तो ये पुर्तगाल का एक फाउंडेशन है गुलबेकियन, और यही क्या देता है? ये अवार्ड देता है। कहाँ का है? गुलबेकियन पुर्तगाल का एक फाउंडेशन मान सकते हो आप लोग, और यही है जो अवार्ड देता है। पुर्तगाल, पुर्तगाल यानी कि जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है, और मुद्रा क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, ये आंसर की आप लोग के लिए लगा दी गई है, ताकि आप लोग जब पूरे क्वेश्चन कर लो उसके बाद आप लोग आंसर की देख लो। यदि आप लोगों को लगता है प्लीज़ कि थोड़ा सा भी मैंने मेहनत की है या थोड़ा सा भी आप लोगों को कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।